Hello students, how are you? Myself, Manohar Chandelia, faculty Zoology. पिछले कुछ लेक्चर में हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे। इनमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में या इसमें जंतु जगत की स्टडी जो कर रहे थे, इस जंतु जगत में आपने देखा कि जंतुओं को नॉन कोर्डेटा, कोर्डेटा ऐसे कुछ फाइलम में बांट रखा है और उसके साथ साथ उन नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा को भी आगे से आगे क्लासिफाई किया गया है। नॉन कोर्डेटा जंतुओं में आपने कई तरह के फाइलम पढ़े हैं, जैसे प्रोटोजोआ से लेकर आपने हेमी कोर्डेटा तक नॉन कोर्डेटा जंतुओं में पढ़े। उसके बाद हमने स्टडी की थी कोर्डेटा जंतुओं के बारे में। कोर्डेटा जंतुओं के बारे में जो आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा कि कोर्डेटा जंतुओं को पहले दो मेजर ग्रुप में बांटा गया। एक इसका मेजर ग्रुप होता है एक्रेनिएटा, जिसको प्रोटोकोर्डेट कहेंगे, प्रिमिटिव कैरेक्टर वाले, और दूसरा जो है वो इसमें क्रेनिएटा या यूकोर्डेटा, जिसमें कोर्डेटा के विकसित लक्षण पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? प्रोटोकोर्डेटा या एक्रेनिएटा में उसके दो सब फाइलम थे, यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा। और उसके बाद आपने देखा कि जो क्रेनिएटा या यूकोर्डेटा जो जंतु थे उनमें एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। किस आधार पर? कि इनमें नोटोकोर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। तो नोटोकोर्ड जब वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है उस कारण से उसको क्या कह देते हैं? वर्टिब्रेटा। क्लियर यहाँ तक? अब आप इसमें देखें कि वर्टिब्रेटा जो जंतु है उनको भी दो डिवीजन में क्लासिफाई किया। इनके वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है, वो कौन कौन से हैं? एक तो एग्नेथा और दूसरा डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा। किस आधार पर? इनमें पाए जाने वाले युग्मित उपांगों और मुख में जबड़े की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। क्लियर यहाँ तक? जिनमें ये नहीं पाए जाते वो एग्नेथा, और जिनमें ये दोनों चीजें पाई जाती है वो ग्नेथोस्टोमेटा। क्लियर यहाँ तक? युग्मित उपांग और उसके साथ साथ जिनके अंदर मुख में जबड़े पाए जाते हैं वो ग्नेथोस्टोमेटा होते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास होती है, एक पीसीज सुपर क्लास है, दूसरी टेट्रापोडा सुपर क्लास है। पीसीज सुपर क्लास में सारी की सारी मछलियों को रखा गया है, जिनकी डिटेल स्टडी जो है वो आपने पिछले लेक्चर में करी है। जिनके अंदर जो है वो आपने देखा कि इन जंतुओं में सारी की सारी मछलियों को शामिल किया गया है, जिनके अंदर तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं और श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को सबको, जलीय जंतुओं को पीसीज महावर्ग में रखा गया। और इसका दूसरा महावर्ग, दूसरा जो सुपर क्लास है इसकी, वो है टेट्रापोडा। तो आज हम स्टडी करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। क्लियर यहां तक? तो इसमें सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, तो एक तो सुपर क्लास आपने स्टडी की इनकी पीसीज, और दूसरी सुपर क्लास होती है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा सुपर क्लास में एक चीज आप देखें कि टेट्रापोडा मीन्स, टेट्रा मीन्स फोर, पोडा अपेंडेजेस। तो इनके अंदर टू पेयर लिम्स जो है वो इनमें लोकोमोशन के लिए पाई जाती हैं। इन टू पेयर लिम्स की उपस्थिति के आधार पर इन जंतुओं को टेट्रापोडा नाम दिया गया। तो इन जंतुओं के अंदर जो है वो टेट्रापोडा नाम किस आधार पर दिया गया? टेट्रा प्लस पोडा। ये इनके अंदर जो है वो दो नाम है, टेट्रा प्लस पोडा। टेट्रा मीन्स फोर और पोडा अपेंडेजेस या लिम्स होती हैं। ये क्या होती है? इनमें लिम्स या भुजाएं होती हैं। तो जिनके अंदर दो जोड़ी पाद या चार भुजाएं जिनके अंदर पाई जाती हैं उन जंतुओं को टेट्रापोडा में शामिल किया गया। क्लियर यहां तक? अब जनरली जो है वो अगर टेट्रापोडा के लक्षण आप देखें
तो टेट्रापोडा जंतुओं के अंदर, अब टेट्रापोडा में आपने क्लासें पढ़ी हैं, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज और मेमेलिया। टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया है। तो इन जंतुओं के अंदर अगर आप जनरल कैरेक्टर इनके देखें टेट्रापोडा के, तो जनरल कैरेक्टर में क्या क्या बता सकते हैं? जनरल कैरेक्टर में जैसे सबसे पहले बताएंगे इनके आवास। आवास में ये जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, उभयचर होते हैं। क्लियर यहाँ तक? जैसे एम्फीबिया क्लास है वो उभयचर होगी, जल और स्थल दोनों पे पाई जाती हैं। कुछ इनमें पूर्ण रूप से स्थलीय होते हैं। रेप्टिलिया में जैसे अधिकांशतः रेप्टाइल्स स्थलीय होते हैं। वायवीय भी अनुकूलन होते हैं इनमें, पक्षी वायवीय हैं। और मेमेलिया ये भी स्थलीय आवास के अनुकूलन है। क्लियर यहाँ तक? तो ये जल और स्थल दोनों तरह के आवासों में पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो है वो जलीय व स्थलीय, जलीय, स्थलीय और वायवीय, तो ये जलीय, स्थलीय और वायवीय आवास के लिए अनुकूलित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? नेक्स्ट ये टेट्रापोडा जो जंतु होते हैं उनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। तो इनमें 2 पेयर लिम्स होंगी, 2 जोड़ी पाद या 2 पेयर लिम्स ये इनमें पाए जाते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता है। श्वसन मोस्टली इनके अंदर जो है वो लंग्स या फिर कुछ जंतुओं में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। क्लियर यहाँ तक? तो श्वसन जो है या रेस्पिरेशन है वो इनमें श्वसन लंग्स या फिर स्किन द्वारा, श्वसन लंग्स या स्किन द्वारा श्वसन होता है इनमें। तो त्वचा या फेफड़ों के द्वारा श्वसन होगा। उत्सर्जन के लिए इनमें किडनी होगी। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के लिए इनमें मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक किडनी होती है। उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? या तो मीजोनेफ्रिक किडनी द्वारा या फिर मेटानेफ्रिक किडनी द्वारा उत्सर्जन होता है। क्लियर यहाँ तक? एक इनके अंदर हार्ट जो होता है, एक इनमें ये होता है कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो इनके अंदर जो है वो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट जो है वो इनका 3 से 4 चैम्बर में बटा हुआ हार्ट होता है। तो 3 to 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। 3 to 4 चैम्बर्ड हार्ट, 3 से 4 चैम्बर में बटा हुआ हृदय होगा। और एक इनके अंदर एंडोस्केलेटन जो है वो सामान्यतः बोन्स से बना होता है। पीसीज में आपने देखा था कि बोन्स और कार्टिलेज से दोनों से बना होता है। इनके अंदर एंडोस्केलेटन सामान्यतः बोन्स या अस्थियों से बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। क्लियर यहाँ तक? तो इनमें अस्थियों से बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो टेट्रापोडा के अंदर ये लक्षण होंगे। अब टेट्रापोडा के अंदर आपने देखा कि टेट्रापोडा में, फ्लो चार्ट में आपने पढ़ा है कि टेट्रापोडा में कितनी क्लासेस हैं? टेट्रापोडा के अंदर भी 4 क्लासेस जो है वो पाई जाती है। टेट्रापोडा अपने आप में क्या है? महावर्ग या सुपर क्लास है। टेट्रापोडा एक सुपर क्लास है। और इस सुपर क्लास में टेट्रापोडा के अंदर कितनी क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया? तो टेट्रापोडा का आगे अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो टेट्रापोडा जंतुओं को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। इसकी 4 क्लासेस हैं। एम्फीबिया, 4 क्लासेस में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। ये ऐसे इनमें 4 क्लासेस हैं। एक एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया, इसमें सारे उभयचर जंतुओं को रख दिया। रेप्टिलिया में रेंग कर चलने वाले स्थलीय जंतुओं को रख दिया। एवीज में सारे पक्षियों को, मेमेलिया में सारे स्तनधारियों को रखा गया है। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से
टेट्रापोडा को आगे 4 क्लास में क्लासिफाई किया है। क्लियर यहां तक? अब इनमें आप देखें कि इन क्लासेस में क्या इनके जनरल कैरेक्टर्स होंगे और इन जंतुओं को फिर आगे कैसे क्लासिफाई किया है। क्लियर यहां तक? तो इनमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया। इसकी क्लास जो है वो कौन सी होंगी? एम्फीबिया क्लास। तो इसमें इसकी क्लास करेंगे एम्फीबिया। ये इसमें एम्फीबिया क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखें एम्फीबिया जंतु कौन से होंगे और क्या इनके सामान्य लक्षण हैं। एम्फीबिया जंतुओं में आप देखें कि एम्फीबिया का मतलब एम्फी प्लस बायोस। एम्फीबिया जो है वो 2 शब्दों से बना है, एम्फी प्लस बायोस। तो ये एम्फी प्लस बायोस 2 शब्दों से बना है। एम्फी का मतलब होता है उभय और बायोस का मतलब होता है जीवन। तो वे जंतु जिनके अंदर ड्यूल मोड ऑफ लाइफ पाई जाती है, जिनके अंदर दोनों प्रकार के जीवन के मोड जिनमें पाए जाते हैं कि जो जलीय आवास में भी रह सकते हैं और स्थलीय आवास में भी रह सकते हैं, ऐसे उभयचर जंतुओं को सबको एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। समझ में आ गई भी? एम्फीबिया में कौन से जंतुओं को रखा गया है? जिन जंतुओं के अंदर दोनों तरह का मोड ऑफ लाइफ जिनमें पाई जाती हो, दोनों तरह का जीवन जिन जंतुओं में पाया जाता हो, जो जलीय आवास में भी रह सकते हो और स्थलीय आवास में भी रह सकते हो, ऐसे दोनों तरह का जीवन जिन जंतुओं में पाया जाता है उन्हें उभयचर या एम्फीबिया कहेंगे। क्लियर यहां तक? तो मेन इनमें क्या होता है? ड्यूल मोड ऑफ लाइफ होती है। ड्यूल मोड ऑफ लाइफ का मतलब ही क्या हो गया कि जो अपना जीवन जलीय और स्थलीय दोनों तरह के आवासों में रह सकते हो, दोनों तरह के आवासों में अपना जीवन जीते हो, ऐसे जंतुओं को एम्फीबिया क्लास में रखा गया है। क्लियर यहां तक? एम्फीबिया जंतुओं का विकास या इनका इवोल्यूशन जनरली पीसीज से ही हुआ है। पीसीज में पूरी तरीके से जलीय आवास के अनुकूलन होते हैं, लेकिन पीसीज में धीरे धीरे इनके अंदर कुछ फिश ऐसी इवोल्व हुई जिनमें जलीय आवास के अलावा वो लैंड पर भी अपने आप को सरवाइव करने लगी, जिसके कारण से इन मछलियों से धीरे धीरे किनका विकास हो गया? इनसे कुछ एम्फीबिया इवोल्व हो गए, जो वैसे जनरली जल में, ये स्थल पर जो है वो रह सकते हैं, लेकिन इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, प्रजनन करने के लिए जल में ही जाना होता है। क्लियर यहां तक? ऐसा क्या है? क्योंकि इनमें जो एग ले करते हैं या अंडे देते हैं वो नॉन क्लिडोइक एग होते हैं। समझ में आ गई? उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होता। तो नॉन क्लिडोइक एग होने के कारण ऐसे जंतुओं में, नॉन क्लिडोइक एग होंगे तो क्या करेंगे? जैसे अगर वो स्थल पर या लैंड हैबिटेट में अगर वो अंडे देते हैं तो उनके अंदर एम्ब्रियो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये अपने अंडों को कहां देते हैं? जल में देते हैं, और उसके साथ साथ उनके ऊपर जेली कोट की कवरिंग होती है। क्लियर यहां तक? तो जेली कोट की कवरिंग और उसके साथ साथ जल के अंदर ये अपने अंडे देते हैं, जिससे इनके एम्ब्रियो सूख नहीं जाए। ये इनमें एक एडेप्टेशन है। क्लियर यहां तक? इसीलिए पूरी तरीके से जो है वो स्थलीय आवास के लिए ये अनुकूलित नहीं हुए हैं। स्थलीय आवास में रह सकते हैं, लेकिन इनको थोड़े थोड़े समय बाद इनको जलीय आवास में जाना होता है। अगर प्रजनन करना होता है तो इनको जल में जाना होता है, इसलिए पूरी तरीके से स्थलीय आवास के लिए अनुकूलित नहीं हुए हैं। क्लियर यहां तक? तो ऐसे जंतु सारे उभयचर में आएंगे। समझ में आ गई बात? तो उभयचर जंतुओं का विकास या एम्फीबिया का विकास जो है वो मछलियों से ही हुआ है, जिनके अंदर जलीय अनुकूलन के साथ साथ कुछ स्थलीय आवास के अनुकूलन भी विकसित हो गए थे। क्लियर यहां तक? अब इनमें आप देखें जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर अगर आप देखें तो क्या होंगे एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर? जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षण
तो जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षण जो एम्फीबिया में बताएंगे तो सबसे पहले वही चीज आवास बताएंगे। तो आवास में जो है वो क्या बताएंगे, इनमें जलीय स्थलीय दोनों तरह के आवास में पाए जाते हैं। तो क्या होगा, इनमें ड्यूल मोड ऑफ लाइफ होती है, आवास में ड्यूल मोड ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के आवास में इनका जीवन संभव होता है। क्लियर यहां तक? तो ड्यूल मोड ऑफ लाइफ होती है, जलीय और स्थलीय दोनों तरह के आवास में पाए जाएंगे। इसके बाद ये जंतु असमतापी और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड शीत रुधिरधारी और असमतापी पोइकिलोथर्मिक होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर ये शीत रुधिरधारी कोल्ड ब्लडेड शीत रुधिरधारी व असमतापी होते हैं, पोइकिलोथर्मिक। ये शीत रुधिरधारी और असमतापी पोइकिलोथर्मिक होते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे, एक एम्फीबिया जो जंतु होते हैं, इन एम्फीबिया जंतुओं के अंदर कपाल या क्रेनियम जो है वो डाइकोंडाइलिक होता है। ये डाइकोंडाइलिक स्कल होने का मतलब, या खोपड़ी जो है वो इनकी डाइकोंडाइलिक होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल है वो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री के साथ संधि करते हैं, उसके साथ आर्टिकुलेट होते हैं। क्लियर यहां तक? पीसीज में आपने पढ़ा था कैसी होती है, वो मोनोकोंडाइलिक होती है। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे रेप्टिलिया और एवीज, वो भी मोनोकोंडाइलिक होते हैं। एम्फीबिया और मैमेलिया ये डाइकोंडाइलिक होते हैं। क्लियर यहां तक? तो क्या बताएंगे, इनमें ये डाइकोंडाइलिक होते हैं, ये इनके अंदर डाइकोंडाइलिक होते हैं। तो डाइकोंडाइलिक का मतलब दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल इनमें पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें इनकी स्किन के बारे में बताएंगे। इनके अंदर जो है वो स्किन कैसी होती है, इनमें पतली नम और ग्रंथिल जो है वो त्वचा होती है जिन पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? स्केल जो होते हैं वो एम्फीबिया में नहीं होते, उसकी केवल एक ऑर्डर के अंदर जंतुओं में पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, जिम्नोफियोना या एपोडा जंतुओं के अंदर सल्क होते हैं, बाकी एम्फीबिया में सल्क नहीं होते। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो इनकी स्किन कैसी होगी, स्किन नम चिकनी ग्रंथिल व सल्क रहित होती है। स्केल जो है वो इनमें नहीं होते। क्लियर यहां तक? तो इनकी जो त्वचा है वो नम होगी, चिकनी, ग्रंथिल और सल्क रहित होती है। त्वचा पर सल्क भी नहीं पाए जाते, और इनके अंदर जो श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है वो श्लेष्म ग्रंथियां त्वचा को नम और चिकनी बना के रखती हैं। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर जो है वो त्वचा पर पाई जाने वाली ग्रंथि जो होंगी, कौन सी, श्लेष्म ग्रंथि जो है वो त्वचा को नम और चिकना बना के रखेंगी। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें त्वचा का बता दिया। एक इनके अंदर इनका एंडोस्केलेटन सामान्यतः अस्थियों से बना रहेगा, लेकिन कपाल या क्रेनियम जो है वो इनका कार्टिलेज से बनता है। क्लियर यहां तक? तो इनमें एंडोस्केलेटन सामान्यतः बोनी होगा, बोनी या अस्थियों से बना होता है, लेकिन कपाल या क्रेनियम जो है वो इसका कार्टिलेज या उपास्थि से बना होता है। क्रेनियम में क्या पाई जाती है, उपास्थि या कार्टिलेज होती है, बाकी एंडोस्केलेटन बोनी होता है, अस्थि से बना होता है। उसके बाद आप बताएंगे नेक्स्ट, इसमें एंडोस्केलेटन के बाद इनके अंदर जो है वो पाद बताएंगे। कितने होते हैं इनमें, 2 जोड़ी पाद होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो गमन में सहायक होते हैं इनके। तो इनमें लोकोमोशन के लिए 2 पेयर लिम्स, लोकोमोशन के लिए जो है वो इनमें 2 पेयर लिम्स या 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। उसके बाद बताएंगे
इनके अंदर जो है वो क्रेनियल नर्व कितनी होती है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो है वो इसमें 10 जोड़ी होती है। पीसीज में और एम्फीबिया में कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती हैं। रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। क्लियर यहां तक? ध्यान अभी क्रेनियम से कपाल तंत्रिकाएं जो है वो कौन सी होती हैं, जो ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं वो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। तो कितनी होती है एम्फीबिया में? एम्फीबिया में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। तो क्रेनियल नर्व जो है वो कितनी होती है इनमें? क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं ये इनमें 10 जोड़ी होती हैं। तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व या 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। इसके बाद बताएंगे इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है। तो इनका शरीर सामान्यतः सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। कुछ जंतुओं के अंदर पूंछ नहीं पाई जाती, जैसे एन्यूरा जो जंतु होते हैं उनके अंदर केवल लार्वा अवस्था में पूंछ होती है, वयस्क में पूंछ नहीं पाई जाती। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर शरीर जो है वो 3 भागों में बटा होता है। शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। सिर, धड़ व पूंछ में विभेदित होता है। तो शरीर जो है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभेदित होता है और कुछ में पूंछ एब्सेंट होती है, कुछ में पूंछ एब्सेंट होगी। तो ये इनके अंदर जो है वो शरीर जो है इनका सिर, धड़ और पूंछ में बटा होगा और कुछ जंतुओं के अंदर पूंछ नहीं पाई जाती है। क्लियर यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट इनके अंदर इनका जो सिर भाग है उस सिर भाग में क्या क्या पाए जाएंगे? एक जोड़ी नेत्र होते हैं जिनमें निमेषक पटल या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। इट मीन्स पलकों युक्त नेत्र होते हैं। क्लियर यहां तक? तो सिर भाग में जो है वो एक जोड़ी पलकों युक्त नेत्र होते हैं। एक जोड़ी पलकों युक्त नेत्र पाए जाते हैं। कौन सी पलक होती है इनमें? एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है जो जलीय आवासों में रहते हुए इनके अंदर जल के प्रवेश को रोकती है। क्लियर यहां तक? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो पारदर्शी झिल्ली होती है और ये पारदर्शी झिल्ली का रोल क्या होता है? ये पारदर्शी झिल्ली जल में रहते हुए इन एम्फीबिया जंतुओं के जल में रहते हुए इनकी नेत्र में या आंखों में जल के प्रवेश को रोक देती है। तो ये एक जोड़ी जो है वो पलकों युक्त नेत्र पाए जाएंगे इनमें। एक ये डायराइनस होते हैं। डायराइनस का मतलब क्या है? एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं। समझ में आ गई? साइक्लोस्टोमेटा जो थे वो मोनोराइनस थे। उनके अलावा वर्टिब्रेटा में आप जितने भी देखेंगे वो सब के सब डायराइनस होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें डायराइनस होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें बताएंगे कि ये डायराइनस होते हैं। ये डायराइनस होते हैं। डायराइनस का मतलब है कि इनके अंदर 2 नासा छिद्र या एक जोड़ी नासा छिद्र इनमें पाया जाता है। उसके बाद आप देखें आगे नेक्स्ट जो है वो इनमें एक इनके सिर भाग में क्या पाया जाता है? एक सिर भाग में जो है वो इनके अंदर कर्ण, कान के बारे में बताना है। इनमें बाह्य कर्ण के रूप में केवल टिम्पेनम पाया जाता है। मध्य कर्ण में इनमें केवल एक अस्थि का कोलुमेला अस्थि पाई जाती है। तो इनके अंदर जो है वो बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर, इनमें बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर टिम्पेनम के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर ये टिम्पेनम के द्वारा या कर्णपटय, समझ में आ गई? तो बाह्य कर्ण जो है वो इनमें कर्णपटय या टिम्पेनम के द्वारा रिप्रेजेंट होता है और मध्य कर्ण में, मिडिल ईयर में जो है वो इनके अंदर कोलुमेला एक अस्थि पाई जाती है। मिडिल ईयर में एक सिंगल बोन
जैसे अपने में 3 होती है, इसमें एक ही सिंगल बोन या एक ओसिकल होती है, कौन सी पाई जाती है? कोलुमेला, कोलुमेला ओरिस। ये इनके अंदर जो है वो केवल एक अस्थि पाई जाएगी। क्लियर? यहां तक अपने में 3 कर्ण अस्थिकाएं जो है वो मध्य कर्ण में पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? मेलियस, इंकस, स्टेपिस। अपने में 3 कर्ण अस्थिकाएं जो है वो मध्य कर्ण में होती हैं, एक मेलियस, इंकस और स्टेपिस। जबकि इनके अंदर जो है एम्फीबिया में केवल एक मध्य कर्ण के अंदर अस्थि पाई जाती है, जिसको क्या कहेंगे? कोलुमेला अस्थि। क्लियर? यहां तक तो ये आप देख रहे हैं सिर भाग के अंदर, शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है, और सिर भाग के अंदर एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं, डायराइनस होती हैं, एक जोड़ी नेत्र पलकों युक्त नेत्र होते हैं, और कर्ण के रूप में जो है वो बाह्य कर्ण जनरली जो है वो एब्सेंट है। केवल टिम्पेनम या कर्णपटय जो है वो बाह्य कर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके साथ साथ मिडल ईयर में एक सिंगल बोन कोलुमेला पाई जाती है। क्लियर? यहां तक। इसके बाद एक इनके अंदर जो है वो इनकी त्वचा में क्रोमेटोफोर ये भी पाए जाते हैं, जिनके कारण से त्वचा में अलग अलग रंगों के धब्बे या स्पॉट्स बने होते हैं, और इनके साथ साथ कुछ जंतुओं में मेटाक्रोसिस का गुण भी पाया जाता है। मेटाक्रोसिस का मतलब रंग बदलने की क्षमता भी होती है। क्लियर? यहां तक तो त्वचा में क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, त्वचा में क्रोमेटोफोर, त्वचा में क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और इन क्रोमेटोफोर के कारण जो है वो त्वचा में अलग अलग रंगों के स्पॉट बने होते हैं, धब्बे बने होते हैं। तो रंगों के स्पॉट बने होते हैं, तो ये इनके अंदर जो है वो त्वचा में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, जिनके कारण त्वचा पर जो है वो कई रंगों के स्पॉट्स या उन पे धब्बे बने होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें मेटाक्रोसिस का गुण भी पाया जाता है। इनमें मेटाक्रोसिस या रंग बदलने की क्षमता भी पाई जाती है। क्लियर? यहां तक तो इन जंतुओं के अंदर जो है वो त्वचा में क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और इन क्रोमेटोफोर की उपस्थिति के कारण जो है वो त्वचा में अलग अलग रंगों के धब्बे बने होते हैं, स्पॉट्स बने होते हैं, और कुछ जंतु जो है वो इनके त्वचा का रंग भी बदलने की क्षमता रखते हैं, जिसको क्या कहेंगे? इस गुण को मेटाक्रोसिस। ठीक है, तो इनमें मेटाक्रोसिस का गुण भी पाया जाता है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनके अंदर आप धड़ वाले भाग में आपने देख लिया कि 2 जोड़ी इसमें पाद होते हैं। क्लियर? यहां तक। इसके बाद बताएंगे इनके अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन ये कैसे होते हैं। तो डाइजेशन के लिए जो है वो इनमें पूर्ण आहार नाल और पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचन के लिए पूर्ण आहार नाल और पाचक ग्रंथियां जो है वो इनमें पाई जाती हैं। तो पाचन के लिए डाइजेशन के लिए जो है वो इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, पूर्ण आहार नाल और पाचक ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। पाचक ग्रंथियों में आपको ध्यान है भी कि इनमें पाचक ग्रंथियां जो है वो कौन कौन सी होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। फ्रॉग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती। ठीक है? यहां तक उसके अंदर जो है वो क्या क्या होंगी? फ्रॉग जो है वो एम्फीबिया का ही मेंबर है, लेकिन उसमें पाचक ग्रंथि में सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती, उसमें लीवर और पैनक्रियाज होते हैं। क्लियर? यहां तक तो ये इनमें डाइजेशन का बता दिया, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसके बाद डाइजेशन के बाद इसमें रेस्पिरेशन बताएं अगर, कि रेस्पिरेशन किससे होगा। तो रेस्पिरेशन या श्वसन की जो क्रिया होती है वो एम्फीबिया में किससे होती है? त्वचा द्वारा, मुखगुहिका द्वारा, और इसके साथ साथ फेफड़ों द्वारा। क्लियर? यहां तक तो इसमें श्वसन के लिए त्वचा, मुख ग्रसनी गुहिका, त्वचा, मुख ग्रसनी गुहिका, तो इसके लिए जो है वो इनमें त्वचा होगी, मुख ग्रसनी गुहा, और इसके साथ साथ जो है वो इसमें और क्या पाए जाएंगे? त्वचा, मुख ग्रसनी गुहा और फेफड़े। तो ये इनके अंदर जो है वो इसमें श्वसन अंग होंगे, कि श्वसन के लिए इनमें त्वचा होंगी,
त्वचा, मुग्रसनी, गुहा और फेफड़े, ये इनमें श्वसन अंग या इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। श्वसन के बाद जो है वो इसमें बताएंगे एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कैसे होगा। तो एक्सक्रीशन के लिए एम्फीबिया में एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के लिए इनमें किडनी पाई जाती है, और किडनी में भी किस टाइप की किडनी होती है, इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। तो उत्सर्जन के लिए इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, उत्सर्जन के लिए मीजोनेफ्रिक किडनी होगी। और उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर इनके एडल्ट जो है वो यूरियोटेलिक होते हैं। उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर एडल्ट यूरियोटेलिक और लार्वा अमोनोटेलिक होते हैं। इनके लार्वा अमोनोटेलिक होंगे। बात समझ में आ रही भी? ये इनके अंदर जो है वो उत्सर्जन के लिए अंग तो कौन सा होगा, किस अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं? एक्सक्रीशन जो है वो इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है। तो एक्सक्रीशन के लिए मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर अगर आप देखें, उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर अगर आप देखें, तो इनमें एडल्ट जो होता है इनका वयस्क, वो यूरियोटेलिक होता है, क्योंकि वो जलीय आवास के साथ साथ मोस्टली अपना जीवन स्थलीय आवास में बिता रहा है। लेकिन लार्वा जो होते हैं वो पूरी तरीके से जलीय आवास में होते हैं। पूरी तरीके से जलीय आवास में होने के कारण ये कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें एडल्ट यूरियोटेलिक और इनके लार्वा अमोनोटेलिक होते हैं। क्लियर? उसके बाद आप आगे देखें, नेक्स्ट इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसके बाद इसका सर्कुलेशन देखेंगे। तो सर्कुलेशन के लिए जो है वो इनमें किस टाइप का सर्कुलेशन होता है? सर्कुलेशन में जो है वो इनमें बताएंगे कि इनमें क्लोज और डबल सर्कुलेशन होता है। तो इनके अंदर जो है वो क्लोज एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन। तो क्लोज और डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा इनमें। डबल सर्कुलेशन में आप देख रहे हैं इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन भी दो तरह का है, एक इनकम्प्लीट डबल होता है, एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट में चेंबर जो है वो 3 ही होने के कारण दोनों एट्रियम में तो प्योर इम्प्योर ब्लड सेपरेट रहते हैं, लेकिन वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें सर्कुलेशन जो होगा वो इनमें कैसा होगा, क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट इनके अंदर जो है वो हार्ट कैसा होता है, इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम और एक सिंगल वेंट्रिकल होते हैं। तो इसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा। नेक्स्ट जो है वो इसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट, नेक्स्ट 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा। इस 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रियम होंगे। 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रियम और एक सिंगल वेंट्रिकल होगा। तो हार्ट में जो है वो इसके 3 चेम्बर होते हैं, और इन 3 चेम्बर हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। इसलिए इनमें दोनों एट्रियम में तो प्योर इम्प्योर ब्लड जो है वो सेपरेट होता है, लेकिन एक सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। तो ये इनके अंदर 3 चेम्बर हार्ट होगा, जिसमें 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। क्लियर यहाँ तक? और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये 3 चेम्बर हार्ट में 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल होगा। उसके बाद इनकी आरबीसी बताएंगे। आरबीसी जो है वो कैसी होती है इनकी? आरबीसी बाइकॉन्वेक्स या ओवल शेप और न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगी। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें आरबीसी बाइकॉन्वेक्स और ओवल शेप, बाइकॉन्वेक्स और ओवल शेप एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी तो आरबीसी जो है वो बाइकॉन्वेक्स होगी, उभयोत्तल, अंडाकार और केंद्रक युक्त आरबीसी होती है। इन जंतुओं के अंदर जंतु जगत की सबसे बड़ी आरबीसी इन जंतुओं में पाई जाती है, जिसमें आपने नाम सुना होगा एम्फीयूमा या कोंगो ईल।
एम्फीयूमा या कोंगो ईल की जो आरबीसी है वो जंतु जगत की सबसे बड़ी आरबीसी है। क्लियर यहां तक? जो एम्फीयूमा किसका मेंबर है? एम्फीबिया का मेंबर है। क्लियर यहां तक? तो इन जंतुओं में आरबीसी सबसे बड़े आकार की आरबीसी पाई जाती है। क्लियर? तो आरबीसी बाइकॉन्वेक्स और ओवल शेप एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें पोर्टल सिस्टम भी इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। इन पोर्टल सिस्टम में क्या बताएंगे? इनमें हिपेटिक पोर्टल और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं। पोर्टल सिस्टम आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ रखे हैं, ज्यादा डिटेल उसकी समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये इनके अंदर जो है वो दोनों तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं। तो हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम होंगे, हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, ये भी इनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट इनके अंदर जो है वो आपको स्केलेटन, इसका एंडोस्केलेटन जनरली बता ही दिया आपको। एक इनके अंदर जो वर्टिब्री होती है वो इनमें प्रोसिलस टाइप की वर्टिब्री होती है। प्रोसिलस टाइप की वर्टिब्री का मतलब होता है कि सेंट्रम का अग्रसिरा जो होता है वो अवतल होता है। सेंट्रम का अग्रसिरा अगर अवतल होता हो तो कहते हैं प्रोसिलस, पश्च सिरा अवतल होता हो तो ओपिस्टोसिलस, और जिनके अंदर दोनों सिरे जो है उनमें गर्त पाई जाती हो, दोनों सिरे अवतल होते हो तो क्या कहेंगे उसको? एम्फीसिलस। और दोनों सिरों पर या दोनों सतहों पर जो है वो समतल होता हो, प्लेन होता हो, तब उसको कहेंगे एम्फीप्लेटियन। समझ गए? तो ऐसे इनके अंदर जो कशेरुकाएं होती हैं वो प्रोसिलस टाइप की कशेरुकाएं या वर्टिब्री होती हैं। तो प्रोसिलस अग्रगर्ती, प्रोसिलस वर्टिब्री होगी। तो इनके अंदर जो है वो प्रोसिलस वर्टिब्री, प्रोसिलस वर्टिब्री का मतलब जो है वो क्या होता है? इनके अंदर अग्र सतह जो रहती है सेंट्रम की वो अवतल होती है। तो सेंट्रम की अग्र सतह अवतल होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रोसिलस कहेंगे। तो सेंट्रम की अग्र सतह जो है वो इसमें अवतल होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें इनके जननांगों के आधार पर बताएंगे। एक चीज इसमें ये ध्यान रखें कि इनके अंदर आहार नाल, यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली यूरेथ्रा और एक जनन वाहिनियां, ये मिलके सब अवस्कर में खुलती हैं। क्लियर यहां तक? तो एक इनके अंदर जो है वो अवस्कर या क्लोएका पाया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, जिनाइटल डक्ट, जनन वाहिनी, जिनाइटल डक्ट एंड यूरिनरी ब्लैडर तीनों ही जो है वो किस में खुलते हैं? तीनों क्लोएका के द्वारा बाहर खुलते हैं। तीनों क्लोएका के द्वारा बाहर खुलते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो क्लोएका या अवस्कर भी पाया जाता है। क्लियर यहां तक? तो ये तीनों जो है वो क्लोएका के द्वारा बाहर खुलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? एक इन जंतुओं के अंदर ये एकलिंगी या द्विलिंगी में से कैसे होते हैं? एकलिंगी जंतु होते हैं। और दूसरा इसके साथ साथ ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। तो ये एकलिंगी, यूनिसेक्सुअल एंड ओवीपेरस, यूनिसेक्सुअल एंड ओवीपेरस। तो ये इनमें यूनिसेक्सुअल होंगे और ओवीपेरस होंगे। इसके साथ साथ इनके जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं? मीजोलेसिथल एंड नॉन क्लिडोइक एग। मीजोलेसिथल का मतलब मध्यम परिमाण के का योग होता है और उसके साथ साथ इनके ऊपर जेली कोट पाया जाता है। क्लिडोइक नहीं होते, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच इनमें नहीं होता है। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें मीजोलेसिथल एंड नॉन क्लिडोइक एग, मीजोलेसिथल एंड नॉन क्लिडोइक एग देते हैं। मीजोलेसिथल एंड नॉन क्लिडोइक एग। तो अंडे कैसे देंगे? मध्यम पीत की और जो है वो एकोसी अंडे देते हैं, नॉन क्लिडोइक अंडे देंगे। और उसके बाद इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मोस्टली
कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। केवल जिम्नोफिस जो होते हैं, जिम्नोफियोना, उनमें आंतरिक निषेचन होता है, बाकी सब में बाह्य निषेचन होता है। तो ये इनके अंदर मोस्टली फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कैसा होगा, बाह्य निषेचन होगा। और उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, जिसके अंदर अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के लार्वा बनते हैं। जैसे सैलामेंडर में एक्सालोटल लार्वा बनता है, सैलामेंडर जो होता है उसमें एक्सोलोटल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा बनेंगे। तो सैलामेंडर में एक्सोलोटल लार्वा और फ्रॉग में टेडपोल लार्वा, फ्रॉगेटोड में टेडपोल लार्वा बनेगा। क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो ये इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अलग अलग लार्वा बनेंगे। क्लियर यहां तक? ये आप देख रहे हो एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर है। अब इन एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर के बाद एम्फीबिया को क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 3 ऑर्डर में इसको क्लासिफाई कर दिया। एम्फीबिया में 3 ऑर्डर में जो है वो इनको क्लासिफाई किया गया है। तो एम्फीबिया के अंदर जो 3 ऑर्डर बनाए हैं वो है जिम्नोफियोना, यूरोडेला और एन्यूरा। तो इनके अंदर एम्फीबिया आर क्लासिफाई इनटू 3 ऑर्डर्स। ये एम्फीबिया तो क्लास है और कितने ऑर्डर में क्लासिफाई कर दिया इसको, 3 ऑर्डर में जो है वो एम्फीबिया को क्लासिफाई कर दिया। क्लियर यहां तक? एम्फीबिया को आगे 3 ऑर्डर में क्लासिफाई किया है। एम्फीबिया के 3 ऑर्डर है, एक जिम्नोफियोना या एपोडा, ऑर्डर फर्स्ट जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना या एपोडा, जिम्नोफियोना या एपोडा। दूसरा ऑर्डर इसका यूरोडेला, दूसरा यूरोडेला या कोडेटा, और तीसरा ऑर्डर है इसका एन्यूरा या सेलियंसिया, एन्यूरा या सेलियंसिया। क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो इसको 3 ऑर्डर में क्लासिफाई कर दिया। पहला जो ऑर्डर आप देखें जिम्नोफियोना या एपोडा। जिम्नोफियोना या एपोडा जो जंतु होते हैं वो सामान्यतः बिलकारी जंतु होते हैं। जिम्नोफियोना या एपोडा सामान्यतः बिलकारी जंतु होते हैं जो बिलों के अंदर रहते हैं। इसके साथ साथ इन जंतुओं के अंदर जो है वो पाद या लिम्स नहीं पाए जाते। तो एक तरीके से देखा जाए तो एम्फीबिया का ये अपवाद है, टेट्रापोडा का ही अपवाद है। ये समझ में आ गई? ये टेट्रापोडा में अपने आप में अपवाद है कि इनके अंदर पाद नहीं होते। क्लियर यहां तक? इसलिए सामान्यतः ये पाद रहित उभयचर होते हैं। एक जिम्नोफियोना के जो जंतु होते हैं, इन जिम्नोफियोना के जंतुओं के अंदर त्वचा पर सल्क भी पाई जाती है। बाकी एम्फीबिया में त्वचा पर सल्क नहीं होती, लेकिन जिम्नोफियोना या एपोडा गण के जो जंतु होते हैं, इस गण के जंतुओं के अंदर त्वचा में छोटी छोटी गर्त पाई जाती हैं। उन गर्त के अंदर जो है वो सल्क होती हैं, तो त्वचा पर सल्क पाई जाती हैं। एक इनके नर में मैथुनी अंग पाया जाता है जिसके कारण से वो आंतरिक निषेचन भी कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? और इनमें पैतृक रक्षण का गुण भी पाया जाता है। समझ रहे हो बात को? क्या क्या होगा जिम्नोफियोना में? जिम्नोफियोना या एपोडा जंतु जो होंगे वो बिलकारी होते हैं, जो बिलों में रहते हैं। दूसरा, इन जंतुओं के अंदर पैर नहीं पाए जाते, पाद नहीं होते, इसीलिए इनको एपोडा भी कहा गया है। क्लियर यहां तक? एक, इन जंतुओं की त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, और एक, इन जंतुओं के नर में मैथुनी अंग होते हैं जिसके कारण से वो आंतरिक निषेचन करते हैं। ठीक है? ये जिम्नोफियोना या एपोडा, और इसके साथ साथ इनमें पैतृक रक्षण का गुण भी पाया जाता है, पेरेंटल केयर का गुण भी इनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका जिम्नोफियोना का एग्जाम्पल जिम्नोफिस, जिम्नोफियोना का एग्जाम्पल जिम्नोफिस एंड इक्थियोफिस, जिम्नोफिस एंड इक्थियोफिस।
जिम्नोफिश जो है इसको डेफ एंड ब्लाइंड वर्म भी कहते हैं, डेफ एंड ब्लाइंड वर्म कहा जाता है इसको। तो ये जिम्नोफिश जो है वो डेफ एंड ब्लाइंड वर्म है, अंधा और बहराकृमि। तो इसको अंधा और बहराकृमि भी कहा जाता है। जिम्नोफिश जो है वो अपने अंडों के चारों तरफ जो है वो कुंडलन बना के रखता है, और अंडों के चारों तरफ कुंडलन बना के रखेगा तो इसके कारण जो है वो क्या हो रहा है, पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? ये जिम्नोफिश। और एक इक्थियोफिश है, उसको लिम्बलेस एम्फीबिया कहेंगे, पाद रहित उभयचर। ये लिम्बलेस एम्फीबिया होगा। तो ये इनके अंदर जो है वो लिम्बलेस एम्फीबिया पाद रहित उभयचर होता है। ठीक है। इसके बाद अगला ऑर्डर है इसका यूरोडेला या कोडेटा। इसमें आप देखें यूरोडेला या कोडेटा जंतु जो होते हैं, इन जंतुओं के अंदर शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। यूरोडेला या कोडेटा में शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। इन जंतुओं के अंदर पूंछ जो है वो इनके जीवन पर्यंत इनमें पूंछ पाई जाती है, इसीलिए इनको यूरोडेला या कोडेटा नाम दिया गया है। यूरो शब्द पूंछ के लिए आता है। तो इनके अंदर जो पूंछ है वो इनके जीवन भर इनमें पूंछ पाई जाती है, इस आधार पर इनको यूरोडेला या कोडेटा कहा गया है। क्लियर यहाँ तक? इन जंतुओं की त्वचा पर सल्क नहीं पाए जाते। एक इनके अंदर जो है वो 2 जोड़ी पाद होते हैं, इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। कुछ जंतुओं में इनके पश्चपाद अनुपस्थित भी होते हैं। क्लियर यहाँ तक? केवल एक ही जोड़ी अग्रपाद उपस्थित होते हैं, पश्चपाद अनुपस्थित होते हैं। क्लियर यहाँ तक? और वैसे सामान्यतः जो है वो अधिकतर में 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। क्लियर? एक इन यूरोडेला जंतुओं के अंदर या कोडेटा जंतुओं के अंदर इनके मैथुनी अंग जो है वो नर में नहीं पाए जाते, इसलिए ये बाह्य निषेचन नहीं करते हैं। क्लियर यहाँ तक? इनमें मैथुनी अंग पाए जाते हैं इसलिए वो आंतरिक निषेचन करते हैं, लेकिन इनमें जो है वो कोई मैथुनी अंग नर के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए वो हमेशा कैसे करेंगे, बाह्य निषेचन नहीं करते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये इनमें यूरोडेला या कोडेटा जंतु होंगे। यूरोडेला या कोडेटा जंतुओं में एग्जाम्पल जो है वो सैलामेंडर, एग्जाम्पल सैलामेंडर। सैलामेंडर में जो है वो नियोटिनी का गुण भी पाया जाता है कि एम्ब्रियो ही इनका लार्वा जो है वो ही इनके अंदर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनमें सैलामेंडर। और दूसरा जो है वो इसका एग्जाम्पल एम्फियूमा, सैलामेंडर एंड एम्फियूमा। सैलामेंडर में कौन सा लार्वा बनता है, एक्सोलोटल लार्वा। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एम्फियूमा, जिसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। तो एम्फियूमा या कॉमन नेम इसका कोंगोइल, एम्फियूमा या कोंगोइल जो है वो इसका कॉमन नेम होगा। तो सैलामेंडर और एम्फियूमा जो है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद देखें आप एन्यूरा या सेलियंशिया। तो नेक्स्ट ऑर्डर जो एन्यूरा या सेलियंशिया है, इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, शरीर जो है वो सिर और धड़ में बटा होता है। पूंछ केवल इनकी लार्वा अवस्था में पाई जाती है। समझ में आ गई? शरीर जो है वो इनका सिर और धड़ में बटा होता है, पूंछ इनकी केवल लार्वा अवस्था में पूंछ पाई जाती है। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो है वो इन जंतुओं के अंदर भी त्वचा नम और चिकनी त्वचा होती है, ग्रंथिल त्वचा होती है, सल्क नहीं पाए जाते। तो त्वचा जो है वो चिकनी और ग्रंथिल त्वचा होती है जिसपे सल्क नहीं पाए जाते। और इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। पश्चपाद अग्रपाद की अपेक्षा अधिक मजबूत और अधिक लंबे होते हैं। 2 जोड़ी पाद होते हैं जिनमें पश्चपाद अग्रपाद की अपेक्षा अधिक लंबे और मजबूत होते हैं। और एक इनके अंदर मैथुनी अंग नहीं पाया जाता, ये भी बाह्य निषेचन ही करते हैं। क्लियर? ये इसमें एन्यूरा या सेलियंशिया हो गए। एन्यूरा या सेलियंशिया में एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं आप ब्यूफो, टोड, राना टिग्रीना जो है वो क्या है, फ्रोग, ब्यूफो, टोड, राना, एलाइटिस, एलाइटिस का कॉमन नेम मिडवाइफ टोड, एलाइटिस मिडवाइफ टोड। तो ये इसमें एक हाइला है,
ट्री फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, ये इसमें इसके एग्जाम्पल होंगे। तो ये इनके अंदर जो है वो ब्यूफो, राना, एलाइटिस और हाइला। हाइला कॉमन नेम ट्री फ्रॉग, पेड़ों पर रहता है। एलाइटिस को मिडवाइफ टोड जो है वो इसलिए कहा जाता है कि ये मादा द्वारा दिए गए अंडों को अपनी पीठ पर लादे हुए नर जो है वो उसका पेरेंटल केयर या पैतृक रक्षण करता है। पीठ पर लादे हुए चिपकाए हुए रहता है जब तक उनके अंदर जो है वो उसकी हैचिंग नहीं हो जाती। तो ये उनकी पेरेंटल केयर करता है, इसलिए उसको कहा जाता है मिडवाइफ टोड। समझ गए? मिडवाइफ टोड, जनरली जोरू का गुलाम, ये इनमें एलाइटिस होगा। क्लियर? ये सारा एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास कौन सी है? रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया की स्टडी करेंगे इसके बाद। हाँ तो बेटा इसमें एम्फीबिया के बाद नेक्स्ट क्लास हम पढ़ रहे हैं क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो शब्द है वो किससे लिया गया? रेप्टम से। रेप्टिलिया शब्द है वो लिया गया रेप्टम से। रेप्टम का मतलब रेंगना या क्रोलिंग मूवमेंट। रेप्टम जो है इसका मतलब क्या होता है? रेंगना। तो रेंग कर चलने वाले जितने भी जंतु हैं उन जंतुओं को सबको रेप्टिलिया में रख दिया। समझ में आ गई? तो कार्बनीफेरस पीरियड में इन रेप्टिलिया की उत्पत्ति एम्फीबिया से हुई है और इससे पहले डिवोनियन काल में पीसीज से या मछलियों से एम्फीबिया की उत्पत्ति हुई है। तो एम्फीबिया का इवोल्यूशन किनसे हुआ? पीसीज से। एम्फीबिया का इवोल्यूशन पीसीज से हुआ है। और कब हुआ है? डिवोनियन पीरियड में जो है वो ये पीसीज से इवोल्व हुए हैं। रेप्टिलिया का इवोल्यूशन बाद में एम्फीबिया से हुआ है, ये कार्बनीफेरस पीरियड में हुआ है। क्लियर यहां तक? तो कार्बनीफेरस पीरियड में ये इनके अंदर जो है वो कार्बनीफेरस पीरियड में एम्फीबिया जंतुओं से इन रेप्टिलिया जंतुओं का विकास हुआ है। क्लियर यहां तक? रेप्टिलिया जंतु जो है वो पहले स्थलीय आवास के लिए पूर्णतः अनुकूलित जंतु जो है वो विकसित हुए हैं। समझ में आ गई? मछलियां या पीसीज पूरी तरीके से जलीय आवास के लिए अनुकूलित थी। उसके बाद उनसे जब एम्फीबिया विकसित हुए, उन एम्फीबिया जंतुओं के अंदर क्या था कि ये एम्फीबिया जो है वो जल के साथ साथ स्थलीय आवास के लिए भी अनुकूलित हुए, लेकिन वो पूरी तरीके से स्थलीय आवास के लिए अनुकूलित नहीं थे। पूरी तरीके से वो स्थलीय आवास के लिए अनुकूलित नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको प्रजनन के लिए या रिप्रोड्यूस होने के लिए जलीय आवास में जाना पड़ता था। कारण उनका यह था कि वो नॉन क्लिडोइक अंडे देते थे। क्लियर यहां तक? लेकिन रेप्टिलिया में जो है वो स्थलीय आवास के पूरे लक्षण जो है वो इसमें विकसित हो गए। जैसे श्वसन के लिए इनमें फेफड़े विकसित हो गए, ये क्लिडोइक अंडे देने लग गए, जिसके कारण स्थल पर या भूमि पर भी अगर अंडे देते हैं ये, तो उनके अंदर इनका एम्ब्रियो जो है वो सूख नहीं जाए। क्लियर यहां तक? ये इनका एक स्थलीय आवास का अनुकूलन हो गया। तो ये स्थलीय आवास के लिए पूरी तरीके से अनुकूलित जंतु जो है वो सर्वप्रथम रेप्टिलिया ही विकसित हुए थे। समझ में आ गई? स्थलीय आवास के लिए पूर्णतः अनुकूलित जंतुओं में अगर आप देखें तो सबसे पहले रेप्टिलिया ही इवोल्व हुए थे, जो किन से विकसित हुए थे? एम्फीबिया से विकसित हुए थे। कौन से टाइम में? कार्बनीफेरस पीरियड में ये विकसित हुए थे। क्लियर यहां तक? उसके बाद अगर आप देखें तो इनके जनरल कैरेक्टर्स, तो जनरल कैरेक्टर में जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण, तो इनके जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षणों में बताएंगे तो वही सबसे पहले इनमें आवास। तो आवास के आधार पर मोस्टली जो है वो कैसे होते हैं? ये मोस्टली स्थलीय आवास के लिए अनुकूलित होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये जनरल कैरेक्टर में बता देंगे मोस्टली टेरेस्ट्रियल या स्थलीय, मोस्टली स्थलीय आवास के लिए अनुकूलित होते हैं। उसके बाद ये जंतु जो है वो पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक में से किस टाइप के होंगे? पोइकिलो और होम्योथर्मिक, ध्यान है ना? असमतापी और समतापी। तो ये जंतु भी कैसे होते हैं? असमतापी जंतु ही होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। समतापी जंतुओं में केवल दो ही होते हैं, एवीज और मेमेलिया। क्लियर यहां तक?
तो ये भी असमतापी, इसका मतलब पोइकिलोथर्मिक असमतापी, पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये असमतापी होते हैं और शीत रुधिरधारी होते हैं। तो असमतापी और शीत रुधिरधारी पोइकिलोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड होंगे। उसके बाद इनके अंदर जो है वो कोंडाइल के आधार पर अगर आप देखें तो मोनोकोंडाइलिक और डाइकोंडाइलिक में से कैसे होते हैं ये मोनोकोंडाइलिक होते हैं। एम्फीबिया डाइकोंडाइलिक थे, पीसीज मोनोकोंडाइलिक थी, ये भी मोनोकोंडाइलिक होंगे और एवीज भी मोनोकोंडाइलिक होंगे। तो ये मोनोकोंडाइलिक होंगे जिनके अंदर एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, मोनोकोंडाइलिक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनमें एक्सोस्केलेटन जो होता है इनका बाह्य कंकाल के रूप में, इनमें सल्क और प्रसल्क पाए जाते हैं, स्केल्स एंड स्क्यूट्स। क्लियर यहां तक? स्केल्स एंड स्क्यूट्स में स्केल्स तो जनरली जो है वो चपटे, सल्क जो होते हैं वो स्केल्स होते हैं, और प्रेस सल्क या स्क्यूट्स जो होते हैं वो मोटे मोटे जो सल्क पाए जाते हैं वो प्रेस सल्क या स्क्यूट्स होते हैं, जो जैसे क्रोकोडाइल वगैरह में आपने देखे होंगे वो इनके अंदर स्क्यूट्स होते हैं। क्लियर यहां तक? तो इनमें ये मोनोकोंडाइलिक होंगे और एक्सोस्केलेटन के रूप में इनका एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल जो है वो इनका सल्क और प्रेसल्क से बना होता है, स्केल्स एंड स्क्यूट्स। तो इनका बाह्य कंकाल जो है वो स्केल और स्क्यूट से बना होता है, सल्क और प्रेसल्क, इनसे इनका बाह्य कंकाल बना होता है। तो इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो सल्क और प्रेसल्क से बना होता है। इसके साथ साथ जो है वो कुछ रेप्टिलिया जंतुओं के अंदर अपनी त्वचा को रिमूव करके एक नई त्वचा का निर्माण करने की भी क्षमता पाई जाती है, ये शेड देयर एक्सोस्केलेटन। तो ये अपने इस एक्सोस्केलेटन को उतार देते हैं, जिसको अपने जनरली जो है वो क्या कहते हैं, कैंचुली उतारना कहते हैं। सांप कैंचुली बदल रहा है, तो कैंचुली बदलने का मतलब है कि उसके नीचे जो है वो दूसरी एक नई स्किन आ जाती है और ऊपर वाली स्किन को ये रिमूव कर देते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये कई बार जो है वो कुछ रेप्टाइल्स अपनी स्किन को रिमूव कर देते हैं, स्किन को रिप्लेस करते हैं। तो इनके अंदर जो है वो अपने ऊपर की स्किन को जो रिप्लेस किया जाता है, उस स्किन को रिप्लेस करने से एक नई स्किन जो है वो उसके नीचे आ जाती है, जिसको अपने जनरली जो है वो क्या कह रहे हैं, ये इनके अंदर जो है वो कैंचुली बदलना कहते हैं। ठीक है? तो ये कुछ रेप्टाइल्स में जो है वो अपनी स्किन को रिमूव या रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद एक जो है वो इनके अंदर एंडोस्केलेटन, इनका मोस्टली बोनी एंडोस्केलेटन होता है। क्लियर यहां तक? तो इनमें एंडोस्केलेटन जो है वो बोन्स या अस्थियों से बना होता है। एंडोस्केलेटन जो है वो मेनली बोन्स से बना होता है। क्लियर यहां तक? तो बोन से बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, और इसके साथ साथ इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो वर्टिब्रल कॉलम लचीली इसलिए होती है कि उनके बीच बीच में कार्टिलेज जो है वो उसमें पाई जाती है, जिसके कारण से उसमें ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो उसमें बन जाते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये एक दूसरे पर स्लाइड कर जाती है बोन्स, इसके कारण से वो ऐसे जो है वो टेढ़े मेढ़े मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये रेंग कर चलते हैं, इसीलिए इनको रेप्टिलिया नाम दिया है, सरीसृप। समझ गए? तो सरीसृप या रेप्टिलिया जो है वो रेंग कर चलने वाले सारे जंतु जो है वो इसमें आएंगे। तो एंडोस्केलेटन सामान्यतः इनका बोन्स या अस्थियों से बना होता है। वर्टिब्री या इनकी कशेरुकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इनमें भी प्रोसिलस टाइप की वर्टिब्री होती हैं, जो आपने अभी पढ़ी है अग्रगर्ती। तो अग्रगर्ती या प्रोसिलस टाइप की वर्टिब्री होगी, अग्रगर्ती या प्रोसिलस वर्टिब्री होगी। तो ये इनके अंदर जो है वो अग्रगर्ती या प्रोसिलस वर्टिब्री
तो ये इनके अंदर जो है वो इनमें अग्रगर्ती या प्रोसिलस वर्टिब्री होगी। उसके बाद इनकी त्वचा का देखेंगे तो त्वचा या स्किन जो है वो इनमें कैसी होती है, इनमें त्वचा जो है वो हार्ड होती है, इसमें ड्राई होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है। तो थिक नॉन ग्लैंडुलर और स्कैल्ड स्किन होती है, सल्क युक्त होती है। तो स्किन जो है वो इनमें स्किन जो है वो इनमें कैसी रहेगी, स्किन ड्राई एंड थिक, ड्राई एंड थिक होती है। तो ड्राई थिक नॉन ग्लैंडुलर, ड्राई थिक एंड नॉन ग्लैंडुलर, ग्रंथि विहीन होती है। क्लियर यहां तक? तो इनकी त्वचा जो है वो शुष्क होगी, मोटी होगी और ग्रंथि रहित होती है। ठीक है, यहां तक ग्रंथियां जो है वो इनकी त्वचा में नहीं पाई जाती और त्वचा के ऊपर सल्क और प्रसल्क ये पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनके अंदर इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है। एक क्रेनियल नर्व का बताएंगे। इनके अंदर जो क्रेनियल नर्व होती है वो कितनी होती है, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है। पीसीज में और एम्फीबिया में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, इनके अंदर 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं। तो इनमें क्रेनियल नर्व जो है वो इनमें 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होगी। उसके बाद इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है। तो शरीर जो है वो इनका सिर, वक्ष और उदर में, ये सिर, धड़ और पूंछ में इनका शरीर बटा होता है। तो इनका शरीर जो है वो सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। तो ये इनके अंदर बताएंगे कि इन जंतुओं के अंदर शरीर जो है वो सिर, धड़ और पूंछ में बटा होगा। उसके बाद इनके अंदर नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे, सिर भाग में एक जोड़ी नेत्र होते हैं। तो सिर भाग में एक जोड़ी जो है वो इसमें नेत्र होंगे। सिर भाग में एक जोड़ी नेत्र, एक जोड़ी नेत्र पाए जाएंगे। बाह्य कर्ण जो है वो जनरली आपको बताया कि इसमें भी टिम्पेनम ही होता है। तो बाह्य कर्ण के रूप में या एक्सटर्नल ईयर के रूप में टिम्पेनम होता है। बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर के रूप में इसमें भी टिम्पेनम पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर के रूप में टिम्पेनम पाया जाएगा। और एक जो है वो इनमें गमन के लिए 2 जोड़ी पाद होते हैं, जो कुछ सांप वगैरह में जो है वो एब्सेंट भी होते हैं। और पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्ब का मतलब होता है कि 5 अंगुलियों युक्त जो है वो इसमें पाद होते हैं और उनके ऊपर नखर या क्लो पाए जाते हैं, जो एम्फीबिया में नहीं होते। समझ में आ गई भी? एम्फीबिया के अंदर भी पाद पाए जाते हैं, लिम्ब्स होते हैं, लेकिन उनके लिम्ब्स पर नखर या क्लो नहीं पाए जाते। जबकि रेप्टिलिया में इनके लिम्ब के ऊपर या डिजिट के ऊपर जो है वो नखर या क्लो पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? तो इसमें गमन के लिए, गमन या लोकोमोशन के लिए जो है वो क्या होता है, इनमें गमन के लिए 2 जोड़ी पेंटाडेक्टाइल, 2 जोड़ी पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल का मतलब 5 अंगुली युक्त। तो ये इनके अंदर जो है वो गमन के लिए इनमें 2 जोड़ी पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होते हैं। 2 जोड़ी पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होते हैं, भुजाएं होती हैं। तो इनके अंदर जो है वो 2 जोड़ी पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होती हैं, जिनके अंदर डिजिट पर क्या पाए जाते हैं, अंगुलियों पर नखर होते हैं। अंगुलियों पर नखर या क्लो पाए जाते हैं। तो अंगुलियों पर जो है वो इनमें नखर या क्लो पाए जाएंगे। तो गमन के लिए पाए जाएंगे। उसके बाद इनमें पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए क्या बताएंगे, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। डाइजेशन या पाचन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल
विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पाचन के लिए जो है वो इनमें पूर्ण आहार नाल होती है और पूर्ण आहार नाल के साथ साथ इनमें पाचक ग्रंथियां होती हैं। क्लियर यहां तक? तो पाचन के लिए जो है वो पूर्ण आहार नाल और पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसके बाद इनमें श्वसन के लिए जो है वो लंग्स या फेफड़े होते हैं। तो इनके अंदर जो है वो श्वसन अंग क्या पाए जाते हैं? सभी रेप्टिलिया में जो है वो श्वसन अंग फेफड़े ही पाए जाते हैं, जो इनका पूरी तरीके से स्थलीय आवास का अनुकूलन होता है। क्लियर यहां तक? तो ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए जो है वो इनमें क्या होते हैं? मेटानेफ्रिक किडनी होते हैं। क्लियर यहां तक? एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी और रेप्टिलिया में मेटानेफ्रिक किडनी होती है, थोड़ी ज्यादा इवोल्व किडनी होती है। तो इनके अंदर जो है वो उत्सर्जन के लिए मेटानेफ्रिक किडनी होती है। उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा इनमें उत्सर्जन होगा। और उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर अगर आप देखें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर ये यूरिकोटेलिक होते हैं। क्लियर यहां तक? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन तो क्या होगा? उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा इनमें उत्सर्जन होगा और उसमें उत्सर्जी उत्पाद के रूप में किसको बाहर निकाल रहे हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड को ये बाहर एलिमिनेट करते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में, नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ये यूरिक अम्ल को उत्सर्जित कर रहे हैं, इसलिए क्या होंगे? यूरिकोटेलिक। तो एक्सक्रीशन जो है वो मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होगा और ये यूरिकोटेलिक होते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन के बाद बताएंगे सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन जो है वो इनमें कैसा होता है? सर्कुलेशन जो है वो इनमें भी क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में तो इनमें सर्कुलेशन कैसा होगा? इनमें क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन, क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन होगा। क्लियर यहां तक? तो क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन। उसके बाद इनमें हार्ट कैसा होगा? इनमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो हार्ट इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। तो इनमें हार्ट जो है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय का मतलब जो है वो इनमें ये होता है कि आलिंदों के बीच ये इनके अंदर जो है वो हार्ट इस टाइप से होगा कि दोनों एट्रियम के बीच जो सेप्टम बन रहा है ये तो कंप्लीट सेप्टम बन रहा है, लेकिन वेंट्रिकल के बीच में बनने वाला सेप्टम जो है वो ऐसा इनकम्प्लीट सेप्टम होता है। इसलिए ऐसे हार्ट को क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होगा? अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा इनमें। क्लियर यहां तक? तो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड जो हार्ट है, अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय है, इनमें आलिंद पूरी तरीके से सेपरेट है, लेकिन निलयों के बीच का सेपरेशन कंप्लीट नहीं होता। ये कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस सेप्टम होता है, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। कंप्लीट 4 चैम्बर्ड कौन से रेप्टिलिया में होता है? क्रोकोडाइल और एलिगेटर। ये इसके अपवाद है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में। तो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर जो है वो ये 2 ही रेप्टिलिया ऐसे हैं, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, जिसमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होता है। क्लियर यहां तक? बाकी सब में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। क्रोकोडाइल और एलिगेटर में कैसा होगा? कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसके बाद इनके अंदर भी आरबीसी जो है वो इनकी कैसी होती है? बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। आरबीसी बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगी। तो बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी। उसके बाद पोर्टल सिस्टम में
हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम होंगे। तो आरबीसी बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, हिपेटिक एंड पोर्टल, हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम होगा। तो ये बता दिया इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या बताएंगे जनरल कैरेक्टर में। इसके अलावा जो है वो रेप्टिलिया के और जनरल कैरेक्टर में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बताएंगे। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो इनमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो इनमें यूनिसेक्सुअल होंगे और ओविपेरस होंगे। क्लियर यहां तक? तो यूनिसेक्सुअल एंड ओविपेरस, यूनिसेक्सुअल एंड ओविपेरस अंडे देने वाले होते हैं भी। क्लियर यहां तक? एक लिंगी होंगे और इसके साथ साथ जो है वो ये कैसे होते हैं, ओविपेरस या अंडज जंतु होते हैं। अंडे कैसे होते हैं इनके, मैक्रोलेसिथल अतिपीत के अंडे देंगे और उसके साथ साथ क्लिडोइक अंडे देते हैं। क्लियर यहां तक? तो मैक्रोलेसिथल एंड क्लिडोइक एग, मैक्रोलेसिथल एंड क्लिडोइक एग अंडे जो है वो कैसे देंगे, ये मैक्रोलेसिथल अतिपीत की और क्लिडोइक कवच युक्त अंडे देते हैं। कवच युक्त अंडों का देना ये भी रेप्टिलिया का एक विशेष स्थलीय आवास का अनुकूलन है ताकि एम्ब्रियो इनमें सूख नहीं जाए। तो ये इनमें मैक्रोलेसिथल एंड क्लिडोइक एग, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर यहां तक? तो आंतरिक निषेचन होगा। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन होगा। डेवलपमेंट जो है वो रेप्टिलिया में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें कोई लार्वा नहीं बनते। क्लियर यहां तक? तो डेवलपमेंट में क्या बताएंगे, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एक इन जंतुओं के अंदर भी क्लोएका बनता है। क्लियर यहां तक? तो लेफ्ट और राइट सिस्टेमिक आर्क ये इनमें पाई जाती हैं। दोनों तरह की जो है वो सिस्टेमिक आर्क इनमें पाई जाएंगी। और इसके अलावा जो है वो ये क्या बताया लास्ट अभी, एक इनमें क्लोएका भी प्रेजेंट होता है। क्लोएका प्रेजेंट होता है। तो क्लोएका प्रेजेंट होता है, इसमें आपको मैंने बता दिया कि क्लोएका जो है वो क्या है, जिसमें जनन वाहिनी, आहार नल और मूत्राशय जो है वो जिस एक चेंबर के द्वारा बाहर खुल रहे हों उनको क्या कहेंगे, क्लोएका। तो क्लोएका या अवस्कर जो है वो भी इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन में इसको अलग अलग 5 सब क्लास में क्लासिफाई किए। तो रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन अगर आप देखें, रेप्टिलिया में अगर आप इसका क्लासिफिकेशन देखें तो रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन में इसको 5 सब क्लास में क्लासिफाई किया है। इसकी 5 सब क्लास होती है एनेप्सिडा, 5 सब क्लास में एनेप्सिडा, यूरिएप्सिडा, एक होते हैं पेरेप्सिडा, पेरेप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड डाइएप्सिडा। एंड डाइएप्सिडा, ये इसमें 5 इसकी सब क्लासेस हैं। तो ये रेप्टिलिया को ऐसे 5 सब क्लास में क्लासिफाई किया है। क्लियर यहां तक? तो रेप्टिलिया को ऐसे 5 सब क्लास में क्लासिफाई कर दिया। इन 5 सब क्लास में क्या होता है, किस आधार पर किया गया है, इनमें पाई जाने वाली टेम्पोरल खांच या टेम्पोरल फोसा के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। इसको इनमें पाई जाने वाली
टेम्पोरल खांच या टेम्पोरल फोसा के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। अब इस टेम्पोरल फोसा के आधार पर इनको जो 5 सब क्लासेस में बांटा है, इनमें पहली सब क्लास है एनेप्सिडा। पहली सब क्लास इसमें एनेप्सिडा है। एनेप्सिडा जंतुओं के अंदर क्या विशेषता होती है कि इन जंतुओं में, एनेप्सिडा जंतुओं के अंदर मुख्य विशेषता इसकी ये होती है कि इन जंतुओं के अंदर टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल खांच नहीं होती। क्लियर यहां तक? एनेप्सिडा नाम इस आधार पे है कि इसका कि इन जंतुओं में टेम्पोरल खांच या टेम्पोरल फोसा नहीं पाई जाती। तो इनमें टेम्पोरल खांच या टेम्पोरल फोसा नहीं होती। दूसरा, इन जंतुओं के अंदर कवच के रूप में इनके पृष्ठीय भाग पर कैरापेस और अधर भाग पर प्लेस्ट्रोन नाम की प्लेट्स इनमें पाई जाती है। इनमें पृष्ठ भाग जो होता है इनका, या पृष्ठ सतह होती है, उस पृष्ठ भाग पर या पृष्ठ सतह पर कैरापेस और इनकी अधर सतह पर प्लेस्ट्रोन, अधर सतह पर प्लेस्ट्रोन, ये इनके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। समझ में आ गई? कोई भी जंतु है तो इन जंतुओं के अंदर, जैसे ये शरीर है इनका, तो शरीर की पृष्ठ सतह पूरी की पूरी किससे घिरी रहेगी? कैरापेस प्लेट से घिरी रहेगी। क्लियर यहां तक? और नीचे से अधर सतह पर ये प्लेस्ट्रोन होता है। तो कैरापेस और प्लेस्ट्रोन के एकदम बीच में जो है वो इनकी बॉडी पैक होती है, और जब इनको लोकोमोशन करना होता है तब भी अपने लिम्स को, अपनी भुजाओं को उन कैरापेस प्लेस्ट्रोन से बाहर निकालता है। समझ में आ गई? बाकी टाइम जो है वो अपना सिर, भुजाएं सारे उसके अंदर पैक करके रखते हैं। तो ऐसे जंतुओं में आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल कछुए होंगे सारे, समझ गए? तो ये इनके अंदर जो है वो एनेप्सिडा जंतु होते हैं। तो एनेप्सिडा जंतुओं की मुख्य विशेषता क्या होगी? इन जंतुओं के अंदर टेम्पोरल खांच नहीं पाई जाती। दूसरी, इनका पृष्ठ भाग जो होता है, इनकी पृष्ठ सतह है, उसके ऊपर कैरापेस होता है, अधर सतह पर इनमें प्लेस्ट्रोन होता है, जिनके अंदर इनका शरीर पैक होता है। क्लियर यहां तक? इसके हिसाब से इसके एग्जाम्पल जो है वो एनेप्सिडा के कौन से होंगे? एक तो किलोन जलीय कछुआ होता है, टर्टल, किलोन जलीय कछुआ है टर्टल। एक टेस्ट्यूडो स्थलीय कछुआ होता है, टोर्टोइज, स्थलीय कछुआ टोर्टोइज। क्लियर यहां तक? ये इसके एग्जाम्पल होंगे कौन से में? एनेप्सिडा में। उसके बाद दूसरा है वो है इसमें यूरिएप्सिडा। यूरिएप्सिडा जंतुओं के अंदर एक सिंगल टेम्पोरल खांच जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। समझ में आ गई? इनके क्रेनियम में या इनके कपाल में एक सिंगल टेम्पोरल खांच पाई जाती है। ऐसे जंतु यूरिएप्सिडा होते हैं। लेकिन ये जंतु वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। पैरेप्सिडा भी जंतु वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, और सिनेप्सिडा भी विलुप्त हो चुके हैं। क्लियर यहां तक? अब कौन से जंतु हैं? डाइएप्सिडा और एनेप्सिडा जो है वो ही वर्तमान में पाए जाते हैं। बाकी सारे जंतु वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें यूरिएप्सिडा में आपको बताया क्या विशेषता होती है। यूरिएप्सिडा में एक सिंगल टेम्पोरल खांच जो है वो इनके कपाल बोक्स में पाई जाती है। क्लियर यहां तक? एक होता है पैरेप्सिडा। पैरेप्सिडा जंतुओं के अंदर एक जोड़ी टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल खांच होती है। इनमें सिंगल टेम्पोरल खांच, इनमें सिंगल टेम्पोरल खांच या टेम्पोरल फोसा होती है। इनके अंदर एक पेयर या एक जोड़ी टेम्पोरल खांच होती है, जो कहाँ पाई जाती है? पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल, पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल अस्थि के जंक्शन के ऊपर, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल अस्थि के जंक्शन के ऊपर जो है वो इसमें क्या पाई जाती है? ये कहाँ होती है? पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल अस्थि के जंक्शन के ऊपर या इसकी संधि के ऊपर एक जोड़ी टेम्पोरल खांच जो है वो इसमें पाई जाती है। क्लियर यहां तक? ये जंतु भी वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। क्लियर? इनके अंदर भी, सिनेप्सिडा के अंदर भी एक जोड़ी
टेम्पोरल खांच होती है। लेकिन इन दोनों में अंतर ये होता है कि पैरेप्सिडा के अंदर जो एक जोड़ी टेम्पोरल खांच होती है वो कहाँ पाई जाती है? पैरेप्सिडा की एक जोड़ी टेम्पोरल खांच है वो इस संधि के ऊपर पाई जाती है, और सिनेप्सिडा के अंदर पाई जाने वाली एक जोड़ी टेम्पोरल खांच है वो इस संधि के नीचे होती है। क्लियर यहां तक? पैरेप्सिडा में एक जोड़ी टेम्पोरल खांच जो है वो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल अस्थि के जंक्शन या इसकी संधि के ऊपर पाई जाती हैं। सिनेप्सिडा में ये एक जोड़ी खांच इस अस्थि के जंक्शन के संधि के नीचे पाए जाते हैं। सिनेप्सिडा भी वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन मेमेलिया का जो विकास हुआ है या मेमेलिया का इवोल्यूशन है वो सिनेप्सिडा क्लास से ही हुआ है। समझ में आ गई भी? मेमेलिया का जो इवोल्यूशन है वो रेप्टिलिया की कौन सी क्लास से हुआ है? रेप्टिलिया की सिनेप्सिडा सब क्लास से जो है वो मेमेलिया का इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर यहां तक? तो मेमेलिया की उत्पत्ति के लिए जो है वो सिनेप्सिडा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है डाइएप्सिडा। डाइएप्सिडा जो जंतु होते हैं इनके अंदर, इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इनमें दो जोड़ी टेम्पोरल खांच पाई जाती है। समझ में आ गई? एनेप्सिडा में टेम्पोरल खांच होती नहीं है। यूरिएप्सिडा में एक सिंगल टेम्पोरल खांच पाई जाती है। पैरेप्सिडा में एक जोड़ी टेम्पोरल खांच पाई जाती है जो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल अस्थि की संधि के ऊपर होती है। सिनेप्सिडा में भी एक जोड़ी टेम्पोरल खांच पाई जाती है जो इस संधि के नीचे स्थित होती है। डाइएप्सिडा में दो जोड़ी टेम्पोरल खांच होती है जिनमें एक जोड़ी इस संधि के ऊपर और एक जोड़ी इस संधि के नीचे पाई जाती है। समझ में आ गई? इन अस्थियों के जंक्शन जो है इनके एक जोड़ी टेम्पोरल खांच इसके ऊपर होती है और एक जोड़ी टेम्पोरल खांच इस संधि के नीचे होती है। क्लियर यहां तक? और पक्षियों का उद्भव या एवीज का इवोल्यूशन जो हुआ, बर्ड्स का इवोल्यूशन, मेमेलिया का इवोल्यूशन तो किससे हुआ है? मेमेलिया का इवोल्यूशन सिनेप्सिडा से, ये सिनेप्सिडा से इवोल्व है। और बर्ड्स का इवोल्यूशन जो हुआ है वो डाइएप्सिडा से हुआ है। बर्ड्स का इवोल्यूशन या एवीज क्लास का जो विकास हुआ है वो डाइएप्सिडा रेप्टिलिया से हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे नॉन कोर्डेटा में एनेलिडा का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था कि जिसमें एनेलिडा से एक तरफ आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ, एक तरफ एनेलिडा से ही मोलस्का का विकास हुआ। किस चीज से इंडिकेट हो रहा है? पेरिपेटस और नियोपेलाइना। पेरिपेटस में आपने पढ़ा था एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजकड़ी। नियोपेलाइना में आपने पढ़ा है किस किस के बीच की योजकड़ी? नियोपेलाइना जो है वो एनेलिडा और मोलस्का की योजकड़ी। इसका मतलब आर्थ्रोपोडा का भी और मोलस्का का विकास भी एनेलिडा से हुआ है। ऐसे ही रेप्टिलिया का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। रेप्टिलिया की सिनेप्सिडा सब क्लास से मेमेलिया का विकास हुआ और उसकी डाइएप्सिडा सब क्लास से बर्ड्स का विकास हुआ है। इसका मतलब ये भी यहाँ पे डाइवर्सिफाई हुए हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर प्रोटोथीरिया जो है वो किस किस के बीच कनेक्टिंग लिंक है? रेप्टिलिया और मेमेलिया के बीच कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स एंड इसकी रेप्टिलिया और बर्ड्स के बीच की योजकड़ी है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनके अंदर जो है वो होगा। डाइएप्सिडा के अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो डाइएप्सिडा के एग्जाम्पल में सारी लिजार्ड होंगी। एग्जाम्पल जो है वो डाइएप्सिडा में अब वर्तमान में मोस्टली जो आप देख रहे हो वो सब यही है। तो डाइएप्सिडा के अंदर जो है वो एग्जाम्पल जैसे एक तो आप कैमेलियन ये होता है ट्री लिजार्ड, पेड़ों पर पाई जाती है वृक्ष छिपकली। कैमेलियन, ट्री लिजार्ड। एक गिरगिट होता है कैलोटिस, गिरगिट कैलोटिस, ये गार्डन लिजार्ड होती है, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड। एक हेमीडैक्टिलस, हेमीडैक्टिलस जो है वो क्या होगी? वॉल लिजार्ड, ये वॉल लिजार्ड होती है। क्लियर यहाँ तक? ऐसे ही इनके अंदर जो है वो क्रोकोडिलस कॉमन नेम क्रोकोडाइल, एलिगेटर घड़ियाल,
एलिगेटर का कॉमन नेम एलिगेटर ही है। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें क्रोकोडिलस एलिगेटर, और एक इनके अंदर जो है वो पॉइजनस स्नेक भी होते हैं कुछ, पॉइजनस स्नेक, ये भी इसी में आएंगे रेप्टिलिया में, ये डायप्सिडा में। इन पॉइजनस स्नेक के अंदर जो है वो आपको ध्यान होगा, एक तो नाजा होता है, कोबरा, नाजा, कोबरा, बंगेरस, नाजा, कोबरा, बंगेरस, क्रेत, बंगेरस क्रेत होता है, और एक वाइपेरा वाइपर, वाइपेरा वाइपर। क्लियर? ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे डायप्सिडा के। ठीक है बेटा, यहां तक हमने पढ़ लिए क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एवीज एंड मेमेलिया। तो ये कोर्डेटा की लास्ट क्लासेस हैं, एवीज एंड मेमेलिया। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? ओके, बाय।